कि गुटबाजी की बात चाहे मीडिया में कितनी चलती रहे या विपक्षी कितना ही आरोप लगाते रहे, मगर इसको कांग्रेस गुटबाजी ना मान करके इंटरनल डेमोक्रेसी मानती है कि हमारी पार्टी के अंदर तो अपनी बात रखने के लिए पूरी की पूरी स्वतंत्रता होती है, हम अपनी बात कहने में स्वतंत्र होते हैं। माने जो आंतरिक लोकतंत्र है वो सही मायने में तो कांग्रेस में ही है, ये कांग्रेस के लोग हमेशा कहते रहे हैं। क्या किन किन को फोन किया? नहीं वो आपके पास कौन कांग्रेस के विधायक बताइए राहुल गांधी के मंच पर थे? कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के कौन कौन से 37 विधायकों में से कौन से थे बताइए मुझे। मैं ये कह रहा हूँ प्रदेश 5 सांसदों में से कौन से सांसद उपस्थित थे बताएं? वो सभी नेता। रामराजी शर्मा जी, जब कांग्रेस की गुटबाजी की बात होती है आपको भी बड़े लड्डू फूटते हैं, बड़े मजे आते हैं। कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है, जब सत्ता में थी तो उनकी तो एकजुटता दिखती थी, आप तो सत्ता में है तब भी एकजुटता नहीं दिखती। जो शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम रेवाड़ी के अंदर था उसमें तो राव इंद्रजीत नहीं थे, राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव नहीं थी, तीनों विधायक नहीं थे, जिला परिषद के चेयरमैन नहीं थे, नगर पालिका की चेयरमैन नहीं थी, आपके मंडल अध्यक्ष नहीं थे। पूरा का पूरा गुट ही आउट था क्या उस कार्यक्रम से? वो गुटबाजी नहीं है। योग्यता का भी ख्याल नहीं है, बेफिजूल की बात करता है। अरे तुम भी बोलोगे हर वक्त बेफिजूल की बात करता है। आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। मैं क्या कि मैंने क्या वो झूठ बोल दिया? मैंने क्या बोल दिया? ये सारे लोग देख रहे भाई, सुखबीर तंवर ने क्या झूठ बोल दिया? फिर वही बेफिजूल की बात करेंगे। क्या शर्म नहीं आती क्या आपको? नहीं आपको शर्म नहीं आती क्या? नहीं शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत भी? मैं क्या कह रहा हूँ, शर्म बिल्कुल बैठ के खा गए क्या? शर्म को शर्म नहीं आती? नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। और दैनिक सवेरा हरियाणा के खास कार्यक्रम डिबेट मोर्चा में आज का मुद्दा कांग्रेस के नए प्रभारी क्या निभा पाएंगे हरियाणा में गुटबाजी खत्म करने की जिम्मेदारी। बाबरिया हरिप्रसाद तो हो गए थे फेल, देखकर हरियाणा का गजब खेल। अब संजय सतीश चंद्र की बारी, क्या एकजुट कर पाएंगे हरियाणा कांग्रेस को सारी? कांग्रेस को लेकर हमेशा गुटबाजी के आरोप लगते हैं और ये आरोप आज से नहीं लगते, केवल हरियाणा में नहीं लगते, 1966 के बाद ही नहीं लगते, बल्कि उससे पहले जब ज्वाइंट पंजाब था तब भी कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगते थे। और उससे भी पहले जब कांग्रेस बनी तो उस वक्त भी कांग्रेस में गुटबाजी की बात कही जाती है। जब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जब कांग्रेस बनाई तो उस वक्त जो गवर्नर जनरल होते थे डफरिन, उनके बीच में भी गुटबाजी थी, उनके बीच में भी कोई ना कोई विवाद था। उसके बाद जो मोतीलाल नेहरू हैं, उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर और अपनी अलग पार्टी बनाई। उसके बाद फिर अहिंसावादी और जो क्रांतिकारी अपने आप को गरम और नरम दल जो कहते थे, उनके बीच में मतभेद हुए। उसके अंदर चाहे बाल गंगाधर तिलक हो या फिर विपिन चंद्रपाल हो या लाला लाजपत राय हो, दूसरी तरफ अहिंसावादी लोग, नरम दल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाकी लोग। उसके साथ उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस वर्सेस महात्मा गांधी, और उससे भी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और हरियाणा में जब हम लौटते हैं तो हरियाणा में गुटबाजी और धड़ेबाजी कांग्रेस के अंदर, चाहे चौधरी देवीलाल जब तक कांग्रेस में थे उनका अलग धड़ा था, प्रोफेसर शेर सिंह कांग्रेस में थे उनका अलग धड़ा था, पंडित श्रीराम शर्मा कांग्रेस में थे उनका अलग धड़ा था, राव वीरेंद्र सिंह उसी वक्त थे उनका अलग धड़ा था, पंडित भगवतलाल शर्मा थे उनका अलग धड़ा था, चौधरी बंसीलाल का अलग धड़ा था, चौधरी भजनलाल का अलग धड़ा था, चौधरी भजनलाल वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भजनलाल वर्सेस चौधरी वीरेंद्र सिंह, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस चौधरी वीरेंद्र सिंह,
और उसके बाद फिर आज की जो कांग्रेस है, आज के जो धड़े हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा का धड़ा हो, चाहे शैलजा का धड़ा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला का धड़ा हो या बृजेंद्र का धड़ा हो, कांग्रेस हमेशा धड़ों में बटी रही है, ये किसी से छिपा नहीं। मगर एक बात और कांग्रेस की ओर से ये कही जाती है, कांग्रेस के नेताओं की ओर से ये कही जाती है कि गुटबाजी की बात चाहे मीडिया में कितनी चलती रहे या विपक्षी कितना ही आरोप लगाते रहे, मगर इसको कांग्रेस गुटबाजी ना मान करके इंटरनल डेमोक्रेसी मानती है कि हमारी पार्टी के अंदर तो अपनी बात रखने के लिए पूरी की पूरी स्वतंत्रता होती है, हम अपनी बात कहने में स्वतंत्र होते हैं। माने जो आंतरिक लोकतंत्र है वो सही मायने में तो कांग्रेस में ही है, ये कांग्रेस के लोग हमेशा कहते रहे हैं। मगर ये तो हुआ कांग्रेस का। और जो कांग्रेस के नए प्रभारी आए हैं संजय दत्त, क्या वो कांग्रेस में जो जितने भी धड़े हैं, क्या उन धड़ों को इकट्ठा करके एक संदेश दे पाएंगे? और जो 2029 की लड़ाई है विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, क्या उसमें अगर वो कांग्रेस को इकट्ठी कर पाते हैं, इस धड़ेबाजी को जो 1885 से मैंने गिनवाई, उसको खत्म करने में कामयाब होते हैं, तो क्या सुखद परिणाम होंगे 2029 में? अब ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। इसके साथ साथ कांग्रेस की गुटबाजी की बात तो हमेशा की जाती है, मगर गुटबाजी तो बाकी पार्टियों में भी है। भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी, सत्ताधारी दल, हरियाणा में, पूरे देश में लगभग हर जगह, हर तीसरी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। मगर मंगलवार को हरियाणा में रेवाड़ी में कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो शामिल हुए, उनके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो शामिल हुए। मगर रेवाड़ी के तीनों विधायक गायब थे। जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जिनका नाम लेना मैं भूल गया था, जब वो कांग्रेस में थे तो उनका भी एक धड़ा था, और बीजेपी में है तो उनका भी बीजेपी में एक धड़ा है, और उसी की मैं बात कर रहा हूं। मंगलवार को जब कार्यक्रम हुआ जिसके अंदर शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, मगर उसके अंदर राव इंद्रजीत सिंह नहीं थे। आरती राव विधायक रेवाड़ी के, बावल के, कोसली के, रेवाड़ी के नदारद थे, नहीं थे। उसके अलावा जिला परिषद के चेयरमैन नहीं थे, नगर पालिका बाकी मंडल अध्यक्ष वो भी नहीं थे। माने जो राव इंद्रजीत सिंह का धड़ा था वो उससे गायब था, मगर उसकी चर्चा कम होती है। और कांग्रेस की ओर से हमेशा यह आरोप लगते हैं कि कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र तो हमेशा किया जाता है, मगर भाजपा की गुटबाजी का जिक्र नहीं किया जाता। तो भाजपा की गुटबाजी का भी जिक्र होगा, कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र भी होगा। और क्या कांग्रेस को इकट्ठी कर पाएंगे नए प्रभारी संजय दत्त, उसका भी जिक्र होगा। और इसी मुद्दे को लेकर आज की डिबेट रहने वाली है, और इस डिबेट में मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे कराते हैं, फिर इसी मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं डिबेट मोर्चा में। सबसे पहले मेरे साथ रामराजी शर्मा जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। रामराजी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ सुखबीर जे तंवर जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सुखबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ ओंकार सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता एनएलडी, वो जुड़े हैं। ओंकार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ अजय सिंगला, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हैं। अजय सिंगला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ चंचल नांदल, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छी भूमिका निभाते हैं सामाजिक कामों में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ जेजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता सुरेश पाठक जुड़े हैं। सुरेश पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डिबेट मोर्चा में। सबसे पहले बात कांग्रेस की हो रही है, तो मैं सबसे पहले सुखबीर जे तंवर जी के पास चलूंगा। सुखबीर जी, पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगा। बाबरिया जब तक थे, क्योंकि मैं पुराने अगर मैं प्रभारी गिनाऊंगा तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगेगा, बाबरिया से ही शुरू कर देते हैं। बाबरिया ने कोशिश की कांग्रेस को एकजुट करने की, धड़े मैंने आपको बता दिए, 1885 से लेकर और आज तक के धड़े बता दिए। उन्होंने कोशिश की, कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई। बीके हरिप्रसाद ने लेटर तक निकाले, बहुत कोशिश की, स्टिकनेस भी दिखाई, उसके बावजूद भी कांग्रेस एक नहीं हो पाई। खामियाजा भुगतना पड़ा 2024 के चुनाव में। और अब नए प्रभारी आपके आए हैं संजय दत्त, क्या वो संभाल पाएंगे? एक बात। दूसरी बात, जब तक सहयोग नहीं होगा
जब तक यह भावना नहीं होगी कि कांग्रेस वालों को कांग्रेस ही माना जाए, एक दूसरे की टांग ना खींची जाए और सभी एक मंच पर आए, तो जब तक बात कैसे बनेगी? और क्या आपके नए प्रभारी को आप सहयोग करेंगे और क्या कांग्रेस में एकजुटता का संदेश दिया जाएगा? तंवर साहब बताएं। सर्वप्रथम श्री संजय दत्त जी को हरियाणा प्रदेश का प्रभारी नियुक्त होने के लिए उनको अनंत हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक लोकतांत्रिक दल है और अलग अलग नेताओं के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई गुटबाजी नहीं। और आज हरियाणा प्रदेश, जैसा कि आपने जिक्र किया दीपक बाबरिया साहब का और बीके हरिप्रसाद जी का, देखिए दीपक बाबरिया जी ने जो बेस्ट पॉसिबल प्रयास उस वक्त संगठन के निर्माण में हो सकता था वो किया, वो जो भी कारण उस वक्त रहे, लेकिन 2024 की जो विफलता रही चुनाव में, उसके बाद इस प्रकार से बीके हरिप्रसाद जी को हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई और निसंदेह बीके हरिप्रसाद जी ने विगत जो करीब 12 वर्षों से संगठन का निर्माण नहीं हो पाया था, हरियाणा प्रदेश में संगठन का निर्माण किया, जिला इकाई जिला के अध्यक्षों का निर्माण किया और वो आज तक भी जो हमारा 1 साल का कार्यक्रम चल रहा है संगठन सृजन अभियान, वो निरंतर ना के सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु समस्त राष्ट्र में जारी है। और हम कह सकते हैं कि जब ये संगठन सृजन अभियान का कार्यक्रम पूरा समाप्त होगा अपनी अवधि के उसमें, तो हरियाणा प्रदेश ही नहीं समस्त राष्ट्र में जिला स्तर पे, बूथ स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कांग्रेस बहुत संगठित आपको नजर आएगी। इसके अलावा ठीक है, बड़ा अच्छा आज एक मिनट तंवर साहब, बड़ा अच्छा वक्तव्य आपका है, बड़ी शालीनता का वक्तव्य आपका है, मगर आप मुझे जरा ये भी बता दीजिए कि बाबरिया जी ने जो एकजुटता का प्रयास किए थे, बाबरिया जी ने लास्ट टाइम पे जब हॉस्पिटल की शरण ली थी वो क्यों लेनी पड़ी थी? एक सवाल। दूसरा सवाल, कांग्रेस की गुटबाजी तो इतनी गुटबाजी है कि कुछ वक्त पहले 2-4-5 दिन पहले रोहतक के अंदर ब्रिजेंद्र सिंह ने एक जनसभा की, माने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की, उन सबको इकट्ठा किया और उसमें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी रही हैं महेंद्र कपूर, वो उसके अंदर आकर बैठ गए, वो शामिल हुए। तो पूरी चर्चा कांग्रेस में ज्यादा हुई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी ब्रिजेंद्र सिंह के कार्यक्रम में कैसे आ गए। पूरी सोशल मीडिया कांग्रेस के लोगों की भरी हुई थी, पूरी जो कांग्रेस के लोग हैं वही सवाल खड़े कर रहे थे, पूरा दिन कांग्रेस को मसाला मिला रहा उस दिन। जब एक आदमी दूसरे के प्रोग्राम में आ जाता है कांग्रेसी, तो उसी पे हो हल्ला मच जाता है। देखिए राहुल जी, जहां तक दीपक बाबरिया साहब, गलत तो नहीं कह रहा तंवर साहब, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, सुनिए, जिस प्रकार से दीपक बाबरिया साहब का विषय आपने उठाया, अस्पताल का विषय जो भी आया, अब तबीयत तो खैर किसी की भी खराब हो सकती है, खैर बीती ताई बिसार दे आगे की सुधले। आज जिस प्रकार से संगठन सृजन अभियान तो के तबीयत का बहाना ना लेना, ये कहे कि बीती ताई बिसार दे आगे की सुधले, ये ठीक है। इसके अलावा आप सुनिए राहुल जी, जो आपने ब्रिजेंद्र सिंह जी का विषय उठाया और जिस प्रकार से ब्रिजेंद्र सिंह जी ने कार्यकर्ताओं की या अपने शुभचिंतकों की या जो भी मीटिंग करी, और उसमें कोई भी आ जा सकता है। अब सोशल मीडिया पे या कहीं भी कोई मसाला अगर किसी को मिल रहा है तो मिलता रहे। निश्चित तौर से ये हुड्डा साहब के साथ हो, ब्रिजेंद्र सिंह जी के साथ हो, किसी दूसरे प्रदेश स्तरीय नेता के साथ हो, है तो कांग्रेस में ही ना। हमें इस बात का पूरा संतोष है, कोई विषय नहीं है ये कौन कब कहां कैसे, हमें इन बातों से मतलब नहीं है। आज हमारा बहुत सीधा सीधा स्पष्ट मत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना के सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु समस्त राष्ट्र में मजबूत होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। क्या जो नए आपके संजय दत्त आए हैं, प्रभारी आए हैं, उनको सहयोग करेंगे आप सब लोग एकजुटता दिखाने में? एक मंच में इकट्ठे होंगे सभी? देखिए राहुल जी, जिस प्रकार से आपने विगत दिवस देखा
सद्भावना यात्रा जब गुड़गांव पहुंची थी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी उस सद्भाव यात्रा में आए थे। क्या सारा का सारा हरियाणा प्रदेश का समस्त नेतृत्व उसमें नहीं था? तो ये सवाल क्यों मजाक बेमानी करते है हैं का कोई मतलब नहीं। तंवर साहब क्यों मजाक करते हैं, क्यों मजाक कर रहे हैं? विधायकों को, सांसदों को फोन करके बोला गया कि आपको पहुंचना नहीं है। तो आपके पास जानकारी क्या बात कर रहे हैं आप? जो प्रदेश स्तरीय नेता थे सारे के सारे मंच पे थे। मैं सिर्फ यही कहूंगा, रिकॉर्डिंग सुना सकता हूं मैं आपको। रिकॉर्डिंग थे, किसने फोन किया, किन किन को फोन किया? नहीं वो आपके पास कौन कांग्रेस के विधायक बताइए राहुल गांधी के मंच पर थे? का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के कौन से 37 विधायकों में से कौन से थे बताइए मुझे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ प्रदेश 5 सांसदों में से कौन से सांसद उपस्थित थे बताएं? वो सभी नेता मंच पे उपस्थित थे। अब मैं एक विधायक उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं हूँ। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप चलाओ, मैं आपको रोक थोड़े रहा हूँ, सारी दुनिया चला रही है। नहीं, आपने कहा ना कि पूरी कांग्रेस, आपने कहा ना कि पूरी कांग्रेस इकट्ठी थी राहुल गांधी के कार्यक्रम में गुड़गांव। सभी इकट्ठी तो नहीं थी ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। ठीक है रामराज शर्मा जी, जब कांग्रेस की गुटबाजी की बात होती है आपको भी बड़े लड्डू फूटते हैं, बड़े मजे आते हैं। कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है, जब सत्ता में थी तो उनकी तो एकजुटता दिखती थी। आप तो सत्ता में है तब भी एकजुटता नहीं दिखती। जो शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम रेवाड़ी के अंदर था उसमें तो राव इंद्रजीत नहीं थे, राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव नहीं थी, तीनों विधायक नहीं थे, जिला परिषद के चेयरमैन नहीं थे, नगर पालिका की चेयरमैन नहीं थी, आपके मंडल अध्यक्ष नहीं थे। पूरा का पूरा गुट ही आउट था क्या उस कार्यक्रम से? वो गुटबाजी नहीं है। देखो राहुल जी, सबसे पहले मैं आपको और ये अन्य पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथी हैं, इन सबको हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ और फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, और जिस तरह से सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं और उन्होंने भारत को ठीक है, तकिया कलाम हो गया, तकिया कलाम हो गया, सवाल का जवाब दीजिए। हमारा राज्य विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। और जहाँ तक बात आपने कही हमारी पार्टी के बारे में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के 3 विधायक रेवाड़ी जिले के, इतना बड़ा संगठन नहीं चल सकता। वो कहाँ थे? शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम से गायब क्यों थे? इनकी पार्टी में तो, कांग्रेस में तो आपने पता है कई कांग्रेस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्टेज पर रणदीप सुरजेवाला, 3 विधायक रेवाड़ी के, वो गायब होना, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का गायब रहना, क्या सवाल नहीं खड़े करता? क्या उसका जवाब दीजिए ना। उनका तो भगवान ही मालिक है जी। उनका भगवान मालिक है, आपका कौन मालिक है? भगवान तो सबके मालिक हैं। अनुशासन कौन करे? अनुशासन नहीं है उनका। राव साहब है, उनका कोई पारिवारिक फंक्शन था, वो पहले से बाहर थे, और जो दूसरे थे वो एक चंडीगढ़ में था, एक और कहीं था। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ से रेवाड़ी जा सकते हैं तो विधायक चंडीगढ़ से रेवाड़ी नहीं जा सकते। गजब बात कर रहे हैं आप। बॉम्बे भी गए हुए थे, तो इनका तो राव साहब का तो पारिवारिक कार्यक्रम था और ये तो उसमें इन्वॉल्व थे। और एक चंडीगढ़ से कोई, उसमें कोई बीमार था, क्या था उनका, और एक थे बॉम्बे। आपको पूछ के आना चाहिए था। बड़ा संगठन है और ये अनुशासन से चलता है। हमारी पार्टी में राजा का बेटा नहीं राजा बनता, हमारी पार्टी में किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा वो प्रधानमंत्री बन सकता है। नहीं, वो विषय नहीं है, विषय तो गुटबाजी का है, विषय तो गुटबाजी का है। राष्ट्रपति बन सकता और ये जो गुड़गांव की गुटबाजी है, फरीदाबाद की गुटबाजी है, एक लाइब्रेरी के 1 घंटे के बाद से उद्घाटन किए जाते हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा, वो गुटबाजी नहीं है क्या? गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह की और राव नरबीर सिंह की गुटबाजी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है। जिस तरह से ये कह रहे हैं ना, ये पहले अपना संभाले कांग्रेस पार्टी, ये महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, और जिस तरह अभी हमने तो कुछ कहा ही नहीं आपके बारे में। अरे हमने तो कुछ बोला ही नहीं। रामराज, कैसी बेशर्मी भरी बात कर रहे हो? एक शब्द नहीं बोला हमने, अरे एक शब्द नहीं बोला। आपको सपने में भी कांग्रेस नजर आती है क्या?
नहीं कांग्रेस ने क्या बोला? अभी तक हमने तो कुछ बोला नहीं। बेवजह की बात करता है, तेरे में कंटेंट नहीं है यार। उम्र का भी ख्याल नहीं है, योग्यता का भी ख्याल नहीं है, बेफिजूल की बात करता है। अरे तुम भी बोलोगे हर वक्त बेफिजूल की बात करता है। आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। बातें करते हो। मैं कहा कि मैंने क्या वो झूठ बोल दिया? मैंने क्या बोल दिया? ये सारे लोग देख रहे हैं भाई, सुखवीर तंवर ने क्या झूठ बोल दिया। फिर वही बेफिजूल की बात करेंगे। क्या शर्म नहीं आती क्या आपको? नहीं, आपको शर्म नहीं आती क्या? नहीं, शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत भी? यहाँ पे बात समझ रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, शर्म बिल्कुल बैठ के खा गए क्या शर्म को? शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? अरे थोड़ी बहुत शर्म आती है कि नहीं आती है, ये बता मुझे। भगवान ठीक है, ये बता ठीक है, शर्म है थोड़ी बहुत? डॉक्टर नारायण सिंह ठीक है ओंकार जी, सिर्फ ये बताओगे थोड़ी ठीक बहुत है शर्म है? शर्मा जी, तंवर साहब, मुझे विवेक चलाने दें, मैं लौटता हूँ आपके पास। आदमी के पास, हमारी बड़ी रामराज जी, शर्मा जी, इस आदमी के पास सवालों का शर्मा जी, मैंने आपसे सवाल पूछ लिए, आपने जितना जवाब देना चाहा उतना दे दिया, उसमें मुझे आगे बढ़ने दें। शर्मा जी रुके, आप शर्मा जी रुके, तंवर साहब रुके। ओंकार जी, आपको शर्म आनी चाहिए। और जिस तरह से आपने रामराज जी शर्मा जी, हो गया रामराज जी शर्मा जी, मैंने आपने अपनी बात रख ली, जिस भी तरीके से आपने अपनी बात रखनी थी आपने रख ली। ओंकार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। देखिए ओंकार जी, जब विपक्ष टूटा फूटा होता है, विपक्ष में गुटबाजी होती है, और गुटबाजी भी इतनी होती है कि हर वक्त उसी गुटबाजी का विवाद बना रहता है, उसी गुटबाजी की चर्चाएं चली रहती हैं। तो क्या जो स्वस्थ लोकतंत्र है, क्या उसकी सेहत पर इस बात का फर्क नहीं पड़ता? एक बात। और दूसरा सवाल, और जब विपक्ष गुटबाजी में या गुटों में बटा रहता है और अपनी अंदरूनी लड़ाई में फंसा रहता है, तो फिर जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ कैसे लामबंद होगा? जो जनता के मुद्दे हैं उनको कैसे उठाएगा? आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? यही सवाल मेरा आपसे है, जो मैंने ओंकार सिंह जी से सवाल किया, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। जब विपक्ष बिखरा हुआ होता है, विपक्ष की अंदरूनी खींचतान चली होती है, तो सत्ता पक्ष के लिए तो बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो कांग्रेस के नए प्रभारी हैं उनको शुभकामना देता हूं कि वो हरियाणा जैसे राज्य में आके अपने कार्य को पूरी तरह से निभा सके। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में पिछले जो प्रभारी रहे हैं उनको देख के तो मेरे को एक लगा कि भाई कांग्रेस में केवल जो है हरियाणा के नेताओं का गुट नहीं है, बल्कि बावरिया जी के टाइम में तो एक गुट जो है वो बावरिया गुट भी हो गया था, और उसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो हरियाणा की जनता को झेलना पड़ा। एक बदलाव का मूड था हरियाणा की जनता में, और वो हरियाणा की जनता का जो बदलाव का मूड था वो बावरिया गुट की वजह से खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हरियाणा की जनता जो है वो बदलाव चाहती है, और वो कुछ ना कुछ निष्कर्ष चाहती है। केवल नेता बदलने से काम नहीं चलता। कोई जो है, अगर आपने संगठन बदल दिया, संगठन बदलने से काम नहीं चलता, संगठन के नेता बदलने से नहीं काम चलता। काम जो चलेगा वो चलेगा आम आदमी के लिए काम करके, आम जो जनता परेशान है उनके मुद्दों में काम करके। अब आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि ठीक है कि भाई कांग्रेस जो है वो एक कर रही है, प्रयास कर रही है कि अपने संगठन का विस्तार करना चाह रही है, लेकिन जिस तरह से गुटबाजी आज कांग्रेस में है, उस तरह की गुटबाजी को देखते हुए मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस जो है अपने 100, जैसे आपने इतिहास बताया 141 साल से गुटबाजी जो है कांग्रेस में चल रही है, तो कांग्रेस उस 141 साल की गुटबाजी से बाहर निकल पाएगी। आप कोई भी कांग्रेस, मेरा सवाल आपसे एक और है। हाँ, कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र तो हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी का जिक्र नहीं होता। मैंने अभी एग्जांपल दिया है। हाँ, मैं वही अभी जो है हमारे प्रवक्ता जो भाजपा के हैं वो अभी कह रहे थे कि हम हर शर्मा जी जिन सवालों से भाग रहे थे, हाँ, मैं उन्हीं सवालों को आपके सामने रख रहा हूं। शर्मा जी ने जवाब दे दिया था आपको, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। शर्मा जी ने जवाब दे दिया था कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।
तो उनका जो कहने का अभिप्राय था वो ये अभिप्राय था कि हम गुटबाजी में भी आगे बढ़ रहे हैं। और एक विडंबना रही है, तो बीजेपी की विडंबना है हम जैसे मान लो कांग्रेस के शासन की बात करें तो कांग्रेस के शासन में जो है कांग्रेस के गुटों की बात नहीं होती, उसी तरह से आज बीजेपी का शासन है, बीजेपी के गुटों की बात नहीं होती। लेकिन अगर आप लोकल लेवल पे बात करेंगे तो कोई शहर, कोई विधानसभा, कोई लोकसभा ऐसी नहीं है जहां पे आप इनकी गुटबाजी नहीं देखेंगे। अभी मान लो चनेत गांव के इशू पे देख लो आप, चनेत गांव के इशू पे क्या हुआ, एक गुट जो है वो पाइप लगवा रहा है, दूसरा गुट जो है वो पाइप उखड़वा रहा है। आज तक ये नहीं पता चला कि भाई किस गुट ने पाइप लगवाई थी और किस गुट ने पाइप हटवा दी। तो ये जो मेरा जो मानना है ना जी, हम जो राजनीति करते हैं और मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम संगठन की राजनीति नहीं करते। हम जो है वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे और दूसरी पार्टियां हैं, वो पार्टियां जो है वो जनता के लिए काम करे, संगठन से हट के काम करेंगे, संगठन से ऊपर उठ के काम करें। ठीक है, तो ये मेरा कहना है। चंचल नांदल जी, जी जी जी, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है और गुटबाजी तो कांग्रेस में भी है, छोटी मोटी गुटबाजी इनेलो में भी होगी और गुटबाजी आम आदमी पार्टी में भी होगी। मगर सवाल यह है कि जो बाकी पार्टियां हैं वो अपनी गुटबाजी को या अपने मतभेदों को बैठकर मिलकर चाय पीकर बैठक करके सुलझा लेते हैं। मगर ये जो कांग्रेस की गुटबाजी है, ना ये चाय पीने से सुलझाई जाती है, ना बैठक करने से सुलझाई जाती है, ना सम्मेलन करने से सुलझाई जाती है, ना डिनर करने से सुलझाई जाती है, ना ब्रेकफास्ट करने से सुलझाई जाती है। ये क्यों नहीं सुलझाई जाती और कांग्रेस को इसका खामियाजा जितना भुगत चुके, क्या उससे भी आगे और भुगतना पड़ेगा क्या? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ आपके सभी दर्शकों को और जो मेरे साथी हैं उन सबको भी नमस्कार जो इस डिबेट में मेरे साथ बैठे हैं। देखिए, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी उतनी है जितनी कांग्रेस में, लेकिन दोनों में फर्क ये रह जाता है कि कांग्रेस का अगर हम जो सत्ता का टाइम देखें पीछे, जो नीरेस्ट जो सत्ता थी 2004 से लेके 14 तक, जब सत्ता में थी पार्टी तो गुटबाजी बिल्कुल जीरो थी, जो सब कंट्रोल था, क्योंकि सत्ता थी तो सत्ता में 1000% कंट्रोल हो जाता है पार्टी के नेताओं पे, क्योंकि सबको अपने काम करवाने होते हैं। वो सिर्फ वहां तक सीमित रह जाते हैं कि भाई जो छोटा नेता वो बड़े नेता के सामने उसकी बात कह देगा, बड़ा नेता उससे बड़े नेता के सामने बात कह देगा, और सबको अपने काम, अपने लोगों के काम, अपने हल्के काम और अपने एरिया काम करवाने होते हैं। इसलिए सिर्फ वो उन मीटिंगों में बात होकर रह जाती है या स्टेज पे हो जब वो कंट्रोल हो जाती है। तो अब मैं बात करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी शुरू कर लेते हैं। अगर हम बात करें फरीदाबाद में, तो देखिए पिछली बार विपुल गोयल की टिकट कट गई और सिर्फ गुटबाजी की वजह से, जिद में राव नरबीर की टिकट कटी गुड़गांव से, और वो बिल्कुल 100% वो गुटबाजी का नतीजा था। अड़के खड़े हो, कृष्णपाल गुर्जर इधर से अड़के खड़े हो गए, राव इंद्रजीत इधर से अड़के खड़े हो गए, फिर राव नरबीर को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, उधर विपुल गोयल को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। और आज भी मतलब खुले मंचों पे, अगर हम बात करें खुले मंचों पे गुड़गांव पे, राव नरबीर जी की आप बात सुने, उनके पॉडकास्ट सुने, वो ये कहते हैं भाई राव इंद्रजीत 5 साल में एक बार फोन करते हैं, सिर्फ ये कहते हैं जी मेरी मदद कर दो, उसके बाद ना कोई फोन आता ना कोई बातचीत होती। और वो खुद राव इंद्रजीत को कभी फोन नहीं करते, ये उनकी जवानी बातें हैं। और स्टेज से क्या, गुड़गांव में तो खुल के चलता है जो गुटबाजी है, गुड़गांव फरीदाबाद। क्या जो कांग्रेस को गुटबाजी का नुकसान उठाना पड़ा, क्या भाजपा को भी उठाना पड़ेगा क्या? मैं उसी पे आ रहा हूँ। भाजपा तो उठा चुकी है पहले, जो जेजेपी का साथ लिया। अगर ये 4, 5, 6 सीटें थी, इन पे अगर जैसे जो विपुल गोयल को टिकट मिल जाती वो भी जीत जाते हैं, उसके अलावा आगे इधर से राव नरबीर को टिकट मिल जाती वो भी जीतते। तो ऐसे करके 4-5 सीटें खोई और उनको जेजेपी का साथ लेना पड़ा 2019 की बात करें तो। और वही 4-5 सीटें और जुड़ जाती तो सत्ता के नजदीक थे, उनको जरूरत नहीं थी। और अगली बात करें कि भाई तकरीबन हर जिले में संगठन को लेके भी गुटबाजी है, और जो पार्टी में होने वाले चेयरमैन या अन्य मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन, उन सब को लेके भी खुलेआम गुटबाजी है, लेकिन सत्ता में है इसलिए वो बात दब जाती है। अब मैं बात करूंगा कांग्रेस की गुटबाजी की। देखिए कांग्रेस की गुटबाजी
ये आज हरियाणा में जग जाहिर है कि 2024 का चुनाव गुटबाजी की वजह से ही लूज किया कांग्रेस ने। अगर गुटबाजी में ना पड़ते, वो टिकटें 2-4-5 टिकटें इधर से उधर हो जाती, तो कांग्रेस सत्ता के बहुत नजदीक थी। और कांग्रेस की गुटबाजी का इतिहास आपने बता दिया, जब से कांग्रेस का जन्म हुआ और आज तक का। लेकिन जब तक कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं होगी, कांग्रेस हरियाणा में तो कम से कम सत्ता से दूर रहेगी। क्योंकि जो कांग्रेस के नेता है, मैं आपको सच्चाई बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी में टिकट काटू चलती है, बिस्किट टिकट नहीं मिलनी चाहिए, वहां टिकट तो ले आते हैं कुछ नेता, फिर उनको हरवाने पे जोर हो जाता है। इतनी ताकत जो है ना हरवाने पे लगाते हैं, जितनी दूसरे को जिताने पे नहीं लगाते। और रही बात जो कांग्रेस के बड़े नेता, दिल्ली के बड़े नेता, हरियाणा के नहीं, वो तो ये कहते थे कि भाई हम तो ये काम करते हैं कि जैसे मैं अपने एरिया की बजाय दूसरे एरिया से टिकट मांगनी शुरू करता हूँ, ताकि मैं अपने एरिया टिकट पक्की कर लूँ। जो सांसद लेवल के नेता थे, उनकी बात, मेरी उनसे बात हुई, माजी ये टिकट की राजनीति कैसे? बोला मैं तो जो विरोधी मेरा होता है ना, दूसरा मेंबर ने पार्लियामेंट, उसके एरिया टिकट मांगनी शुरू करता हूं मैं, ताकि मैं अपने एरिया टिकट पक्की कर लूं। तो ये सारी चीजें राजनीति में चलती हैं। जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनमें गुटबाजी इसलिए नहीं होती कि वन मैन शो होता है। भाई लो, मैं अभय सिंह चौटाला, सभी का नेता वही एक ही है। कांग्रेस बड़ी पार्टियां समंदर है। अब रामराज जी का ताल्लुक केंद्र में अलग नेताओं से है, जो और इनके जिले से और होंगे, जो बीजेपी के नेता, उनका अलग नेताओं से ताल्लुक है। तो कांग्रेस और बीजेपी एक समंदर है। समंदर में ये है कि आप एक से बैर हो गया, दूसरे को पकड़ लो। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियों में तो एक सत्र रियाज होता है एक ही नेता का। तो कोई अगर चुगली चाटी भी करनी है तो उसी के पास होनी है, टिकट मांगनी है उससे मांगनी, तो वहां ज्यादा गुटबाजी वाली बात होती नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जब तक गुटबाजी पे काबू नहीं होगा तो ये नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे 2019 में बीजेपी ने झेला कि भी उनके अकेले की सत्ता आ जाती अगर ये 3-4-5 सीटें अगर सही तरीके से बढ़ जाती तो, और ऐसे ही कांग्रेस को झेलना पड़ा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ओंकार जी, ओंकार जी, आवाज मिल रही है आपको? सुरेश पाठक जी, ओंकार जी, सुरेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ओंकार जी, मेरी वही सवाल मेरा आपसे है। गुटबाजी पार्टियों के बीच में चलती रहे जी, मगर जो जनता के मुद्दे होते हैं, क्या इस गुटबाजी का फर्क जनता के मुद्दों पर भी पड़ता है क्या? और जनता को इस गुटबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ता है क्या? बिल्कुल भुगतना पड़ता है। 2024 का चुनाव देखा है आपने, कांग्रेस की फुल फ्लैज सरकार आ रही थी प्रचंड बहुमत से। अगर गुटबाजी ना होती तो सरकार आती, गुटबाजी की वजह से ही सरकार नहीं आई। लेकिन मेरे को राहुल जी इतराज है, आपने कहा कि पूरा विपक्ष कटा फटा पड़ा है। देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी हो सकती है, हमारी इनेलो में नहीं है। बीजेपी में गुटबाजी हो सकती है, और बीजेपी की गुटबाजी अभी इसलिए नहीं नजर आती क्योंकि इनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए है। जो प्रयोग है दूसरी पार्टियों के नेताओं पर करते हैं, वो प्रयोग अपने नेताओं पर करने से नहीं चूकेंगे। रेवाड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जो शिवराज सिंह चौहान हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, उनके कार्यक्रम में दिखी गुटबाजी। पूरा का पूरा धड़ा गायब था राव इंद्रजीत सिंह का। देखिए, बीजेपी की गुटबाजी में कांग्रेस से ज्यादा है। कांग्रेस की दिख रही है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है। बीजेपी की दिख नहीं रही क्योंकि बीजेपी से हट जाएगी। इतनी गुटबाजी उकड़े होकर इधर उधर गिरेंगे इनके। आज अनिल विज को देख लीजिए, वो अपना राग अलग अलापता है बीच बीच में। राव नरेंद्र को देख लीजिए, उनका राग अलग होता है। इसलिए ये गुटबाजी कांग्रेस में भी है, बीजेपी में है। और लेकिन मेरे भाई नांदल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्षेत्रीय पार्टियों में गुटबाजी नहीं होती। आप देखिए, हमारी इंडियन नेशनल लोकदल में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारा एकमात्र नेता सर्व मंजूर नेता है चौधरी अभय सिंह चौटाला। और आपकी पार्टी में भी कभी कभार दबे स्वर में ये कहा जाता है, दबी आवाज में ये कहा जाता है कि सुनैना चौटाला और प्रोफेसर संपत सिंह, उनके बीच में भी कोई ना कोई गुटबाजी चल रही है। देखिए, वो जो कही जाती बातें है ना,
वो मीडिया द्वारा बनाई जाती हैं और प्रायोजित होती हैं बीजेपी के द्वारा, क्योंकि बीजेपी की ऐसी शातिर पार्टी है जो कहीं ना कहीं दूसरों में फूट डालने की कोशिश करती रहती है। ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं और मीडिया इनको उठाता है। ठीक है सुरेश पाठक जी, मेरा सवाल वही सामाजिक सा सवाल है, राजनीतिक से प्रेरित सवाल नहीं है। सवाल यही है कि जब पार्टियों के बीच में गुटबाजी होती है और उस गुटबाजी में वो वक्त निकल जाता है जब जिस वक्त में जनता के मुद्दे उठाए जाने होते हैं, और गुटबाजी में सत्ता पक्ष में अगर गुटबाजी होती है तो उनका भी वो वक्त निकल जाता है कि जब उनको लोगों का विकास करना होता है, डेवलपमेंट के काम करने होते हैं, उनमें मन ना लग करके गुटबाजी में टांग खिंचाई में वक्त बीत जाता है। तो इससे जनता का नुकसान होता है क्या? जी बेशक राहुल जी, जो आपने सवाल उठाया बहुत ही वाजिब सवाल है और इसमें जरूर जनता का थोड़ी सी आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने सवाल उठाया बहुत ही वाजिब सवाल है और बेशक इसमें जनता का बहुत नुकसान होता है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता का ये दुर्भाग्य है कि हरियाणा प्रदेश ने जिसको सत्ता में चुन के भेजा, आज वो भोग विलासता में इतने ज्यादा मशगूल है कि उन्हें जनता की समस्याओं से या जनता के हितों से आज की तारीख में कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, जो अपेक्षा हरियाणा प्रदेश की जनता एक विपक्ष से करती थी कि एक सॉलिड विपक्ष हो, और विपक्ष चाहे विधानसभा में हो चाहे सड़कों पे हो, हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज उठाए, वह विपक्ष आज की तारीख में केवल और केवल अपनी गुटबाजी में ही लगा हुआ है, अपनी गुटबाजी को साधने में लगा हुआ है, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा हरियाणा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। अभी आप पीछे चुनाव में देखेंगे, अभी पीछे राज्यसभा चुनाव हुए, राज्यसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी थी कि कांग्रेस पार्टी का जो राज्यसभा से सांसद बने वो बहुत ही मिनिमम मार्जिन पे आ गए थे, जबकि इनके पास कोई अच्छा मैंडेट था। दूसरी चीज मैं बात करूं, अभी आपने भी अपनी बात में उठाया था, बाबरिया जी जब प्रभारी रहे, चुनाव के समय की बात है, किस प्रकार से बाबरिया जी अस्पताल में जाके बाबरिया जी ने अपने आप को अस्पताल में जाके कांग्रेस की गुटबाजी से बचाया। मैं तो उनके एक बयान भी सुन रहा था पीछे, जिसमें बयान में एक टिकटॉक से वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और जो भी कुछ है वो हुड्डा साहब के हाथ में है, जो भी कुछ करने वाले हैं हुड्डा साहब है। तो वहां पे उन्होंने अपनी असमर्थता जताई थी। देखिए, हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस बारी चुनाव में क्लियर मैंडेट हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी को दिया था, लेकिन हरियाणा प्रदेश ने अपनी गुटबाजी के चक्कर में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भाजपा के प्रति वफादारी के चक्कर में वो जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दामन में दे दी, और भारतीय जनता पार्टी को जब तक इस प्रकार की जीत मिलती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से जनहित के कुछ काम करेंगे या जनता के मुद्दों को। आप पाठक जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादारी, आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी से क्यों टर्म खराब हुई? आप लोग भी तो सीट मांग रहे थे, आपको रोहतक सीट दी जा रही थी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रोहतक तो लोकसभा नहीं लड़ूंगा, मैं हारने के लिए तो नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद फिर गठबंधन टूट गया। गठबंधन आपने स्वेच्छा से थोड़ी तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जेजेपी जाना चाहती थी, मन मुताबिक जो सीटें हैं वो उनको नहीं मिली, इस वजह से बाहर हुए, और आपने तो पूरे 4.5 साल सरकार चलाई। राहुल जी देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा, ये जितनी आप जो आपने बात कही, मुझे नहीं पता इस बात को लेके आप कितने आश्वस्त हैं, लेकिन जो गठबंधन 100% 101% आश्वस्त हूं। तो फिर आप इसमें ये बात बताइए ना कि दुष्यंत जी ने जो डिमांड थी, दुष्यंत जी ने केवल एक चीज कही थी कि हम लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्णतः मदद करेंगे, लेकिन हमारी केवल एक कंडीशन है, हमारी केवल एक डिमांड है कि आप वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा के 55 रुपए कर दीजिए। हम और ये बयान तो खुद दुष्यंत चौटाला ने भी दिया था कि वो हमें रोहतक सीट दे रहे थे। रोहतक सीट मना करी है दुष्यंत जी ने, रोहतक सीट के बदले ही उन्होंने मना किया था कि लोकसभा में हम एक भी सीट पे नहीं चुनाव। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे। सॉरी, मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ ना कि आप लोग तो चुनाव लड़ना चाहते थे बीजेपी के साथ मिलकर। नहीं, मैंने उस टाइम गठबंधन का समय था,
राहुल जी, देखिए ये ऐसा नहीं है। क्या बीजेपी ने जब गठबंधन तोड़ दिया, जननायक जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा विधानसभा और लोकसभा? जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ये नहीं है कि उनका कंडीशन ये था कि वो बीजेपी के साथ लड़ेंगे। अलायंस का समय था, अलायंस के लिए बीजेपी जननायक जनता पार्टी ने अपनी अलायंस पार्टनर के साथ पूरी समर्पण भाव से काम किया। जब टिकट को लेकर बात नहीं बनी तो जननायक जनता पार्टी ने केवल और केवल यही बात रखी, उसमें चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी हो या हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी हो, कि केवल और केवल आप 5500 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा दीजिए, हम किसी भी सीट पे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि पूरी जननायक जनता पार्टी पूरे हरियाणा में आपकी मदद करेगी। बस इतनी सी बात थी, इस पे कोई इफ और बट नहीं थी और कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारा केवल और केवल उद्देश्य सिर्फ जनहित के मुद्दे थे, उनको उठाना और उनको पूर्ण करना था। इसके अलावा और किसी तरह की प्रकार की वो नहीं। लेकिन मैं आज की तारीख में बात करूं जी, जब बात पूरी करें प्लीज। जी, मैं तो केवल आज की तारीख में बात करूं। जो मुद्दा है आज की तारीख में, जो गुटबाजी का मुद्दा है या जो भोग विलासता का मुद्दा है, इस सब चीज में आज हरियाणा प्रदेश की जनता और जनहित के मुद्दे काफी पीछे छूट गए हैं। चाहे किसानों को मंडी में फसल वाली बात हो, बीजेपी सरकार ने एक बारी भी फसल के मुद्दे पे नहीं देखा। जहां पिछली सरकार में 24 से 48 घंटे के अंदर पेमेंट हो रही थी, आज किसान अपनी फसलें मंडी तक पहुंचाने के लिए परेशान हो रहे थे, तो बीजेपी सरकार ने इस चीज को नहीं देखा। आज आप परीक्षाओं में देखिए, परीक्षाओं में किस प्रकार की धांधली हो रही है। तो हर चीज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको बंद करके बैठी है, और इसका बहुत बड़ा कारण एक विपक्ष का कमजोर होना, वह बिल्कुल जायज मानता हूं, विपक्ष का कमजोर होना एक बहुत बड़ा कारण है इसका। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। रामराजी शर्मा जी, आपने कांग्रेस की गुटबाजी की बात तो की, मगर इसी डिबेट में प्रवक्ताओं के बीच से ये बात भी निकल के आई कि दो धड़े भाजपा के अंदर हैं। एक धड़ा चयनित गांव में टी लगवाता है, दूसरा धड़ा उस टी को उखड़वा देता है। ये गुटबाजी का नुकसान तो हुआ ना। कांग्रेस की गुटबाजी का नुकसान तो कांग्रेस को ही होता है, और आपकी गुटबाजी का नुकसान तो जनता को हो रहा है, पब्लिक को हो रहा है। तो हमारी पार्टी में तो गुटबाजी है ही नहीं, ये मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, उनके आरोप हैं। वो टी लगाने वाला धड़ा कौन सा था और टी उखड़वाने वाला धड़ा कौन सा था? हमारा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बिना अनुशासन, सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, किसी को कोई डाउट नहीं है। सारे प्रवक्ता, पूरा देश इस बात को स्वीकार कर लेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि टी लगाने वाला धड़ा कौन सा था चयनित में, और उखड़वाने वाला धड़ा कौन सा था? मैंने आपको बताया, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी तो कांग्रेस पार्टी में है। और जिस तरह से ये भाई अभी कह रहा था, अब शैलजा बहन जी का जो इन्होंने अपमान किया था सबने पता है। अब ये महिलाओं का अपमान किया, 104 में से एक भी महिला का नाम ना आना ये दर्शाता है ये महिला विरोधी है। और जिस तरह से इन्होंने हमारी महिला शक्ति का, इन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया, अच्छा होता है उसका समर्थन करते, हमारी बहनों का संख्या बल लोकसभा में बढ़ता, राज्यसभा में विधान परिषद में बढ़ता, और हमारे विधायक ज्यादा में हमारी बहनों तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मुद्दे में रहें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी महिला है, और 23 जिलों में से 23 जिलों मुद्दा आज का ये नहीं है। महिलाओं की रिजर्वेशन का विधानसभा में, लोकसभा में वो नहीं है, आज का मुद्दा नहीं है। शक्ति को दे रखी है। वो जब मुद्दा होगा मैं आपसे पूछूंगा, रामराजी शर्मा जी, वो जब मुद्दा होगा मैं आपसे पूछूंगा कि आपने लोकसभा में कितनी टिकटें महिलाओं को दी, आपने राज्यसभा में कितनी महिलाओं को भेजा, आपने विधानसभा में कितनी महिलाओं को टिकट दी। वो मुद्दा ही नहीं आज का। आज का मुद्दा गुटबाजी को लेकर है। मुझे बस यही बता दीजिए, टी लगाने वाला धड़ा कौन सा था और उखड़वाने वाला कौन सा था? हमारे यहाँ तो गुटबाजी है नहीं, मैंने मना किया आपको। गुटबाजी है तो कांग्रेस पार्टी में है, और ये इन लोगों के प्रवक्ता कह रहे थे अभी, इनकी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनमें तो कोई दूसरा बोल नहीं सकता, बोलेगा वो पिटेगा या पार्टी से बाहर जाएगा। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर, ये कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से बोलते हैं हमेशा। इनको चिंता रहती है कांग्रेस की, और अपनी पार्टी की, इनकी पार्टी की चिंता नहीं है। कांग्रेस का प्रवक्ता ये हैसियत है, ये यहाँ पे बोलते हैं ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। अरे मेरे भाई, ये जनता है, भगवान रूपी जनता। भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम जनता को भगवान मानते हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे प्रधान सेवक जी काम कर रहे हैं, चाहे वो मातृ शक्ति के लिए हो, चाहे युवा शक्ति के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो,
सभी वर्गों के लिए वो समान काम कर रहे हैं और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। वो कभी ये नहीं देखते ठीक है। कौन सी पार्टी का है। जब रेवाड़ी के अंदर कार्यक्रम था, शर्मा जी एक बार सुनिए। शर्मा जी, हमारी सरकार ने दिया और सबसे ज्यादा शर्मा जी ठीक है, हमारी बहनों को मान सम्मान हमारी सरकार ने दिया। शर्मा जी ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए एक बार। रामराज जी, शर्मा जी मेरा सवाल सुनिए एक बार। जो हमारी बहनों के लिए किया हमारी सरकार ने। जी रामराज जी, शर्मा जी मेरा सवाल सुनिए। जी मेरा सवाल ये है, आपने ये एक्सक्यूज दी कि रेवाड़ी के कार्यक्रम में विधायक जो चंडीगढ़ थे इसलिए नहीं पहुंच पाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होते हुए चंडीगढ़ से रेवाड़ी जा सकते हैं, मगर एक विधायक जो है वो चंडीगढ़ से रेवाड़ी नहीं जाएंगे सीएम के कार्यक्रम के लिए। और खुद जबकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री ने दी, कई परियोजनाओं की शुरुआत करी, वो उससे भी नदारद रहे, और फिर आप कहते हैं गुटबाजी है ही नहीं। देखो, इंद्रजीत जी हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का उनका वैसे भी दोस्ती बहुत है, वो इकट्ठे सांसद भी रहे हैं, उनका बढ़िया समन्वय है। और वैसे ही बता दूं, सरकार में और संगठन में हमारा बहुत बढ़िया समन्वय है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी है तो कांग्रेस में है, और इन लोग तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें तो ज्वाले पैदा नहीं, उसमें किस तो गुटबाजी करे पिटेगा या बाहर जाएगा। इनका तो आपने पता है कि कौन सी पाठशाला के विद्यार्थी हैं। ठीक है, ठीक है। सुखबीर तंवर जी, वो तो गुटबाजी की बात को बीजेपी के प्रवक्ता स्वीकार ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि गुटबाजी है तो केवल और केवल वो कांग्रेस में है। राहुल जी, ये आरोप लगने कब बंद होंगे आप लोगों पर? राहुल जी, 2013-14 में मैं आपको ले जाऊं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडबा जोड़ा। और जिस प्रकार से राम मंदिर में डकैती का विषय आया है, उसके बाद जिस प्रकार से ये सारे के सारे कंकर पत्थर अपनी अपनी जगह जाने को आतुर है, जिस प्रकार से रेवाड़ी का आपने बार बार जिक्र किया, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, आरती राव, तीनों विधायक। अरे रुक जा भाई, आपका प्रदेश शांति रखिए यार, जब समय मिलता है जवाब नहीं दे पाते और फिर बीच में बोलते हो, शर्म तुम्हें आती नहीं है। अरे खास बोले, चलने क्या बोले भाई राहुल, ये क्या तरीका है इस आदमी का? शर्मा जी, उनको अपनी बात पूरी करने दो, वो आपके बीच में नहीं बोले ना। रामराज जी, शर्मा जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। एक दलित का तंवर जी को अपनी बात पूरी करने दो। बताइए, उनको भी अधिकार है ना, अपनी पार्टी का पक्ष रखने का उनको अधिकार है। मैं तो पहली बार ही बोलना शुरू कर रहा हूँ और आपको इतनी मिर्ची लग रही है। दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वही बात करेगा। अरे मैंने तो बोला ही कुछ नहीं अभी तक, मैं तो बोलना शुरू कर रहा हूँ। महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक है, शर्मा जी उनको अपनी बात पूरी करने दे। रामराज जी, शर्मा जी, सुखबीर तंवर को अपनी बात पूरी करने दे। तंवर जी अपनी बात पूरी करें। देखिए राहुल जी, जिस प्रकार की बौखलाहट ये दिखा रहे हैं, जब आप इनको बार बार संबंधित विषय पे पूछते हैं तब तो ये कोई जवाब दे नहीं पाते, और जब मैंने इनके बारे में बोलना भी शुरू नहीं किया उससे पहले इनको बौखलाहट शुरू होगी। देखिए, जिस प्रकार से रेवाड़ी का आपने बार बार जिक्र किया, जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह और सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री आरती राव और उस रेवाड़ी जिले के तीनों विधायक और जिले की अध्यक्ष और चेयरमैन जिला परिषद, चेयरमैन नगर परिषद और संगठन के अनेक पदाधिकारी जिस तरह से उसमें गैर हाजिर रहे, उसमें मेरे किसी के कहने का विषय ही नहीं। गुटबाजी कहाँ है, किसकी है, क्यों है? निश्चित तौर पे जिस प्रकार के हालात आज भारतीय जनता पार्टी में है, मैं तो आज समय की बात है, अन्यथा मैं सारे जिलों में बता सकता हूँ, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, एक एक आदमी की गुटबाजी बता सकता हूँ और इनके जींद में भी बता सकता हूँ। लेकिन विषय वो नहीं है, विषय ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी आखिर किस प्रकार से इस देश और प्रदेश की लूट में लगी हुई है। क्या कोई सोच सकता है
जो हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास करता है, क्या कोई सोच सकता है कि राम मंदिर जो इतने 500 वर्षों बाद बना उसमें भी ये लोग डकैती कर लेंगे? अरे आप राम मंदिर की बात करोगे, निश्चित तौर पे डकैती लुटेरे और इनकी सरपस्ती में राम मंदिर निर्माण करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना नाम बदल लो पहले तो। आप राम का नाम रखने के भी हकदार नहीं हो, शर्म नहीं आती आपको? अरे डकैत और लुटेरे आपने बिठा दिए वहाँ, प्रधानमंत्री ने बनाया गया, यहाँ बैठ के बात करते हो, वो भी बुजुर्ग के सामने। बड़े बेशर्मी भरी बात है। मैं कह रहा हूँ डकैत तो डकैत, और तुमने डकैत बिठाया हुआ ट्रिप के आवेदन करके, और वो डकैत राम मंदिर को लूट रहे हैं। ये धरातल की सच्चाई है। पार्टी ने वो डकैत हो और डकैती साबित हो चुकी है, और आप डकैतों को बचाने में लगे हुए हो। ये सच्चाई है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सुनने का धैर्य रखो, डकैतों के सनद रखो, डकैती को संरक्षित कर रहे हो और निरंतर डकैती चल रही है। तंवर जी शर्मा जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जब वो चले गए तो फिर बोले रामराजी शर्मा जी, तंवर साहब प्लीज, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओंकार जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही है आवाज। ओंकार जी ये कह रहे हैं कि जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनका आरोप है इनेलो पर कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वहां तो जूते लगते हैं। कौन से जूते आप लोग मारते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड है क्या आपकी पार्टी? राहुल जी, ये तो जनता बताएगी। जनता के जितने काम हम कर रहे हैं और जितनी आवाज हम उठा रहे हैं, ना सत्ता पक्ष और ना विपक्ष, दोनों में से कोई नहीं उठा सकता। और मैं तो राहुल जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आप हर रोज डिबेट को मछली मार्केट बना देते, और एक ही व्यक्ति ऐसा है जो मछली मार्केट बना देता। सारे प्रवक्ता वो शालीनता से बात सुनते हैं, अपना समय आता है अपनी बात रखते हैं, लेकिन एक प्रवक्ता ऐसा है मछली बेचने वाला, वो हर रोज मछली मार्केट बना देता है। और मैं तो इतना कहूंगा कि बीजेपी की अभी गुटबाजी नजर नहीं आ रही, वो क्या सत्ता में है। जिस दिन ये सत्ता से नीचे उतरेंगे उस दिन आप देखना इनको। अभी क्योंकि इनके हाथ में पावर है, इनके अपने नेता इनसे डरते हैं कि कहीं हम मुंह जुबान खोल लिया तो हमारे ऊपर भी ईडी सीबीआई आ जाएगी। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा राहुल जी कि वहाँ पे टी चनौत गांव में टी लगाने वाला धड़ा कौन है और टी उखाड़ने वाला धड़ा कौन है। आप देखिए अनिल विज की बीच बीच में मन की ठीस बार आती है मुख्यमंत्री की, मैं सबसे बड़ा सबसे सीनियर हूँ, जबकि वो ये नहीं बताता कि उसने 16 साल बीजेपी का विरोध भी किया, 16 साल बीजेपी छोड़ के आजाद चुनाव लड़ा। आज गुटबाजी का अगर देखें, कांग्रेस चरण पर है और बीजेपी उससे ज्यादा गुटबाजी है, और क्षेत्रीय दल में गुटबाजी नहीं होती। हमारे एकमात्र नेता है चौधरी अभय सिंह चौटाला, और जब तक पार्टी में नेतृत्व में एकजुटता नहीं होगी, जब तक अनुशासन नहीं होगा, तब तक वो जनता के काम क्या करेंगे। आज अनुशासन की कमी के करके बीजेपी में देखिए टी लगा देगी, तीर उखाड़ दी गई। ये जनता का नुकसान है, और जनता का नुकसान कांग्रेस ने कैसे किया। 2024 में जनता बीजेपी से अपना छुटकारा चाहती थी, 2019 में भी छुटकारा चाहती थी। जेजेपी नाम की एक नई पार्टी, जो हमारे में एक गद्दार आया था, आया सीएम, उसने सीएम के ऐसे सपने देखे, और आज वो बिल्कुल पार्टी खत्म होगी, खत्म होने के कगार पे नहीं, खत्म होगी। आज उनका एक पंच नहीं है, और यही हालात देखना जो बीजेपी पार्टी है। जब से बीजेपी बनी तब से लेके 2014 तक इनकी 2, 4, 6 सीट रही। आप देखना 2029 में बीजेपी की वही 2 सीट ही रहेंगी, क्योंकि आज जनता जान चुकी है ये चंदा चोर भी हैं। ये राम के नाम पर जब श्रेय लेते हैं, मोदी जी ने राम मंदिर करवाया, मोदी जी ने वहां पे मुहूर्त किया, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई, अब चंदा चोरी हो गया तो कौन जिम्मेवार है। ये चंदा चोर पार्टी है, ये जनता देख चुकी है। ये राम नाम की वोट तो लेके सत्ता में आ गए, लेकिन राम का चंदा चोरी कर लिया। वो भगवान श्री राम आज देख रहे होंगे कि कैसे मेरे ही चंदा चुरा लिया इन लोगों ने। ये तो ऐसी पार्टी है बीजेपी जो जनता का इससे कुछ नहीं लेना, इसको अपनी आरएसएस और अपनी सत्ता से मतलब है, किसी भी तरीके सत्ता आ जाए। अब देखिए मुख्यमंत्री पंजाब में जाते हैं और कहते हैं नशा है, पंजाब
पंजाब में कहते हैं अपराध है, इनको हरियाणा का नजर नहीं आता। पंजाब में जाते हैं कहते हैं तहसीलों में राम राज्य ला देंगे। भाई हरियाणा की तहसीलों में देखो भ्रष्टाचार चरम पर है। आज पूरा हरियाणा ट्राई कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने 2 दिन पहले यमुना जल जो किया, उससे प्रदेश की जनता बहुत दुखी होगी, क्योंकि उसका नुकसान प्रदेश की जनता को होगा। और एक कठपुतली सीएम ने उस पर ऐसी साइन कर दिए, ऊपर से आदेश थे। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, 1994 का समझौता था, कितनी सरकारें आई, कितनी चलेगी, आज तक किसी सरकार ने अमल नहीं किया। आपको क्या जल्दी थी? लाभ ही लाभ है, आने कुछ भी नहीं है। ठीक है पाठक जी, सुरेश पाठक जी, सुरेश पाठक जी, एक मिनट ओंकार जी रुके, एक मिनट ओंकार जी रुके, शर्मा जी रुके, आप मुझे डिबेट चलाने दे। उसके पास में जो फालतू पानी ये मछली मार्केट बनाते हैं। रामराजी शर्मा जी, कल पानी के मुद्दे पे हमने बहस की थी और आपसे मेरे पक्ष भी जाना था, वो मुद्दा कल के लिए था, हो गया। पाठक जी, आपकी जो पुरानी पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल, जिसके प्रवक्ता ओंकार जी अभी बात कह रहे थे, और आप पे हमेशा जब से जेजेपी बनी है तब से आप पे गद्दारी के आरोप लगते हैं। और आपकी जो पुरानी पार्टी है, चाहे मैं उसको लोकदल में कह रहा हूं, लोकदल आपकी पुरानी पार्टी थी, तो उसको भी तो नुकसान उठाना पड़ा था ना गुटबाजी का। आपकी पार्टी बनी 19 में अलग से, उससे पहले 87 के बाद 89 में चौधरी रंजीत सिंह जब अलग हुए तो भी गुटबाजी का ही नतीजा था। तो आप लोगों ने अपनी पार्टी को गुटबाजी के कारण आपकी पार्टी बनी, क्यों तोड़ा? और दूसरा सवाल जो ओंकार जी कह रहे हैं कि हमेशा गद्दारी के आरोप आप पर लगते हैं, और वो सरेआम इस बात को दोहरा भी रहे हैं, आरोप लगा भी रहे हैं। राहुल जी, देखिए, किसी की जुबान पे क्या अल्फाज है किसी के लिए, या कोई किसी के बारे में क्या सोचता है, मैं इस पे तो प्रतिबंध नहीं लगा सकता, लेकिन मैं अपनी बात को जरूर आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता के आगे रख सकता हूँ। जब भी जननायक जनता पार्टी जब बनी, वो किन परिस्थितियों में बनी, ये हरियाणा प्रदेश की जनता भलीभांति परिचित है, हरियाणा प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है। देखिए, हमारे नेता, तो चाहे दुष्यंत जी हो, दिग्विजय जी हो, उन्होंने बार बार सार्वजनिक मंचों के माध्यम से भी चीज को कहा कि उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, उनको पार्टी से निकाला गया था। और दूसरी रही बात, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी बताया कि जिस टाइम पे उनके निष्कासन हुआ, उस टाइम पे वो जेल में थे, और जब बड़े चौटाला साहब से उन्होंने इस बारे में बात की, तो बड़े चौटाला साहब ने भी बताया कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, पार्टी से निष्कासित कर दिया। पाठक जी, ये पहली बार उनकी तरफ से आरोप नहीं है, और ये पहली बार आप लोगों की तरफ से सफाई भी नहीं है। हमेशा आपकी तरफ से ये बात कही जाती है कि जब दुष्यंत चौटाला भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि हम पार्टी हमने छोड़ी नहीं, बल्कि हमें निकाला गया था, उसके बावजूद भी इनेलो की तरफ से लगातार यही बात दोहराई जाती है। मेरा सवाल ये है, देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, हम किसी के बोलने पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अब इनेलो के वर्कर्स को जो चीज बताई गई या जो उनके सामने कहानी रखी गई, वो उस कहानी को बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो नेता है, हमारे जो नेता की सच्चाई है, वो हमें पता है, हम तो अपने नेता के साथ खड़े हैं। आज भी हम दुष्यंत जी से मिलते हैं, जो पुराने जेजेपी के वर्कर्स हैं उनसे मिलते हैं, तो वही चीज हमारे को भी पता लगती है कि पार्टी में किसी भी प्रकार से दुष्यंत जी औरों के साथ जिस प्रकार से दुष्यंत जी औरों को पार्टी से निष्कासित किया गया, या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को निष्कासित किया, तो उसमें उनका किसी प्रकार का भी रोल नहीं था। मैं तो केवल एक चीज कहता हूँ कि एक समय पे दुष्यंत जी की जो लोकप्रियता थी हरियाणा प्रदेश की जनता में, हरियाणा प्रदेश के यूथ में, शायद ये कारण उस लोकप्रियता का था कि उन्हें पार्टी से दरकिनार किया गया, उन्हें साइड किया गया। लेकिन 2019 के चुनाव आपने देखे, जनता ने उनको बहुमत दिया, एक 9 महीने की पार्टी को 10 सीटों में जनता लेके आई, और 10 सीटों पे लाने के बाद दुष्यंत जी को डिप्टी सीएम के पद भी दिया सरकार में। तो ये जनता का ही प्यार था जो यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं तो केवल एक चीज कहूंगा कि आज प्रदेश की जनता को समझना चाहिए, दुष्यंत जी के मन में लोगों के प्रति जो कार्य करने की इच्छा थी, जो वो कार्य करना चाहते थे, बतौर उप मुख्यमंत्री उन्होंने उन कार्यों को भली भांति तरीके से किया है, और हरियाणा की जनता ने उस कार्यकाल को समझा भी है, और आज उस कार्यकाल के लिए भी तरस रहे हैं। फिर चाहे मैं किसानों की बात करूं, चाहे मैं किसी भी उस पर बात करूं, आज हरियाणा प्रदेश की जनता, देखिए, दुष्यंत जी जब तक डिप्टी सीएम थे, चंडीगढ़ में जो उनकी कोठी थी डिप्टी सीएम की, अगर पूरे प्रदेश में कोई जिसकी कोठी में सबसे ज्यादा भीड़ होगी तो वो डिप्टी सीएम दुष्यंत जी थे। उनकी कोठी पे हमेशा
पूरे प्रदेश से जनता अपने जो उनके कार्य थे, उनके काम थे या जो उनकी समस्याएं थी उनको लेके वहां पे आती थी। आज बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, पूछिए उनसे। मनोहर लाल जी ने तो अपनी कोठी पे बंद कर दिया था लोगों का आना जाना, उन्होंने तो लोगों को आना जाना ही बंद कर दिया था, जिसे वापस नायब सिंह सैनी जी ने खुलवाया है। तो इस प्रकार की जब रणनीति थी या इस प्रकार के कार्य थे, वही जो वहां पे रहकर भी करना चाहते थे, उन्होंने यहाँ जेजेपी पार्टी बनाई और जेजेपी पार्टी में रहकर अपने कामों को किया। तो मैं तो केवल एक चीज कहूंगा कि जनता समझदार है, जनता इस चीज को समझ चुकी है। 2024 ठीक है। चुनाव से वाली हमारी ठीक है चंचल जी, जी चंचल नानल जी, जिस तरीके से मुद्दा यह है कि जिस तरीके से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस के हरियाणा के, क्या आपको लगता है कि बाकी जो लोग सफल नहीं हो पाए कांग्रेस को एकजुट करने में, कांग्रेस का पूरा संगठन तैयार करने में, जो नए प्रभारी हैं संजय दत्त, क्या वो खुद को साबित कर पाएंगे? और क्या हरियाणा जैसी स्टेट में जहां पर इस तरीके की खिचड़ी होती है पार्टी में, क्या उसको एकजुट करने में सफल हो पाएंगे? देखिए राहुल जी, थोड़ा सा पीछे जाएं तो जैसे सत्ता चलेगी, बीके हरिप्रसाद को दीपक बाबरिया की जगह जो है प्रभारी बनाया गया, तो उन्होंने पूरी मेहनत करके कांग्रेस में एक संगठन खड़ा किया। आज के दिन मंडल लेवल तक का संगठन बन चुका है कांग्रेस में, जो कि पिछले अगर हम बात करें तो 8-9 साल से कोई संगठन था नहीं वहां पे। अशोक तंवर अध्यक्ष रहे, कुमारी शैलजा बने, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। और वीके हरिप्रसाद इस चीज में कामयाब रहे कि उनके रहते अध्यक्ष भी नया आ गया और उसके बाद संगठन भी मंडल लेवल तक बन गया उनका। और अब जो है आगे की रूपरेखा जो है कि जैसे मैं स्टडी करता भी रहता हूँ, कांग्रेस पूरे इंडिया में अपना संगठन बना रही है आज के दिन। तो उसी कड़ी में वो अगर उनको कर्नाटक अध्यक्ष बना दिया गया तो उनके काम ज्यादा बढ़ गए। तो अब ऐसे आदमी को ले आए जो सिर्फ हरियाणा को देखेगा। अब उन्होंने जो सोशल मीडिया फोटो आ रही है, कुछ विजुअल आ रहे हैं, उनसे लग रहा है कि वो हरियाणा के नेताओं से उन्होंने मिलना शुरू कर दिया है। चौधरी विजेंद्र सिंह हो, वीरेंद्र सिंह हो या राव नरेंद्र सिंह हो, जो भी मतलब उनसे मिलने चाह रहे हैं वो मिल लेंगे। और जैसे उनको 2-3 महीने लगेंगे चीजों को समझने में, उसके बाद वो चीजें समझ में आएंगी जब वो निकल के आएगा भी संजय दत्त जो है क्या कर पा रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के लिए। क्योंकि अभी तो सभी नेताओं से मिलेंगे, सबकी बात सुनेंगे, और जो संगठन का उनका एक प्रोसेस ऑलरेडी कांग्रेस का चल रहा है, क्योंकि सह प्रभारी तो वही है जो पहले थे, तो सह प्रभारी से ही बात करेंगे किस स्टेज पे संगठन है, क्या है। तो आज के दिन मेरा मानना ये है कि कांग्रेस अपना संगठन खड़ा कर चुकी है, और अगर संजय दत्त इसमें अच्छी तरह से पूरा महत्वपूर्ण योगदान देंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो हो सकता है कि वो एक गुटबाजी को किसी लेवल तक कम कर पाए। नेता नए हैं, वो भी हरियाणा के लिए भी नए, पहली बार बने हैं, क्योंकि के हरिप्रसाद तो दूसरी बार बने थे। तो अब ये है कि आने वाले समय में कम से कम मैं मानता हूं कि 6 महीने उनको लगेंगे सारी चीजों को समझ के और आगे बढ़ाने में। और ये उनका एक उनका व्यवहार भी रहेगा कि किस नेता से आप किस तरह वो काम लेंगे, और किस जैसे क्या होता है कि प्रभारी जो रहता है ना, उनकी अग्नि परीक्षा बाकी है। जी ठीक है। जो प्रभारी रहता है ना, प्रभारी मान लीजिए एक कोई प्रोग्राम है स्टेट लेवल का, तो प्रभारी सबको फोन करके एक स्टेज पे ले आ सकता है अगर चाहे तो, चाहे वो कोई बात उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, डिबेट शुरू हो गया दूसरी। उनको बस 2 मिनट का समय दीजिए। आप ही रामराज जी की तार निकाल तो चले जाएंगे, क्या कोई काम नहीं ना, तो वही चीज बोलनी है। सिंगला जी, हाँ जी, हाँ जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। वेरी करेक्ट, ले लो लास्ट कमेंट राहुल जी देगा। राहुल जी, मैं सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम से एक शिकायत मेरे को है। मेरी शिकायत ये है कि जब सब पैनलिस्ट प्यार से बात कर रहे हैं, सब पैनलिस्ट अपनी बात रख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एकमात्र पैनलिस्ट ऐसा क्यों है कि वो हर बात में जो है ना अपनी टांग अड़ाता है, किसी की बात को नहीं सुनने देता। आज का जो कार्यक्रम था, सिंगला जी मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये डिबेट हम 7 लोगों के बीच नहीं है, ये डिबेट टेलीकास्ट होती है, डिबेट को सब सुनते हैं और सब इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अब अपनी बात लेकिन शर्मा जी उनको बात पूरी करने दे, बात पूरी करें। मुद्दा था या जनता जो है कांग्रेस की बात सुनना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस की बात को नहीं सुनने दिया।
ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को सुधारना चाहिए। मैं वर्ल्ड की पहली वो कहते हैं कि भाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी ने इतनी बड़ी बेरोजगारी, आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई इतनी बड़ी बेरोजगारी देश में क्यों है? ये कानून व्यवस्था का जनाजा क्यों निकल रहा है? इतनी महंगाई क्यों है? रोज के रोज पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? और जिस महिला की ये बात करते हैं कि भाई महिलाओं की तरफ का वो करते हैं हम लोग, तो मैं ये मनीषा जो है वो जो दादरी में हत्याकांड हुआ था, वो मनीषा हरियाणा की महिला नहीं थी क्या? हम हरियाणा की बेटी नहीं थी क्या? तो वो उसके लिए ये लोग बात क्यों नहीं निकलते? इतना अगर ये महिलाओं के लिए काम करने वाले हैं, महिलाओं की सोचने वाले हैं, तो उसके लिए बताएं। आज महंगाई की दर क्या हो रही है? लोग जो है परेशान हैं। अगर आप सब्जी मंडी चले जाइए, आप किसी बाजार में चले जाइए, जो चीज 100 रुपए की आती थी 1000 रुपए में नहीं आती। मतलब ये महंगाई पे बात करो ना, ये बात करो बेरोजगारी पे, ये बात करो युवाओं की उसमें करे बात, शिक्षा पे कर ले, स्वास्थ्य पे कर ले। सबसे बड़ी पार्टी को इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। जब मुद्दे से भटक के बात कर रहे हैं तो इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मेरा ये लास्ट कमेंट है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी में गुटबाजी है तो वो जनता पे इफेक्ट निकालती है, उसका इफेक्ट जो है गुटबाजी का नुकसान पार्टी के साथ साथ जनता को भी होता है, ये आप लोगों का मानना है। ठीक है, आप तमाम लोग इस महत्वपूर्ण डिबेट का हिस्सा बने, आप सब लोगों ने वक्त निकाला, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे को लेकर जहां पर तमाम पैनलिस्टों ने अपनी बात रखी, और गुटबाजी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस में जो नए प्रभारी आए हैं वो क्या सारी कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे, और दूसरा सवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी गुटबाजी के स्वर देखने को मिल रहे हैं, नजारे और दृश्य देखने को मिल रहे हैं, क्या वो आगे बढ़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की राह पर चलती हुई नजर आएगी गुटबाजी को लेकर, या फिर अपनी गुटबाजी को वक्त रहते संभाल लेगी। आज के डिबेट मोर्चा में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा के साथ। नमस्कार।